हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? क्या है थर्मोडायनेमिक्स? तो thermodynamics is the branch of science that deals with the study of different forms of energy and the quantitative relationship between them। ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स, जो एनर्जी फॉर्म्स होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ये जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है थर्मोस, जिसका मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स, जिसका मतलब होता है फ्लो, है ना। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो इट मीन्स हीट फ्लो। हीट का फ्लो हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सबसे पहली बार थर्मोडायनेमिक्स टर्म जो था वो जेम्स जूल ने 19th सेंचुरी में दिया था, है ना। इसकी और भी डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसमें हम एनर्जी चेंज की स्टडी करते हैं। एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसकी स्टडी को भी हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। या यूँ कहूँ कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिस्टम में, है ना, या फिर कलेक्शन ऑफ मैटर में, उसकी स्टडी को भी हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म आया कलेक्शन ऑफ मैटर, उसको हम सिस्टम कहते हैं, है ना। जिसके अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें हम स्टडी करते हैं। सराउंडिंग से स्टडी करेंगे तो वो अलग अलग सिस्टम्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ मैटर होता है वो सिस्टम होता है, और उसके बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम one form into the another, or we can say it is the study of the energy transformation that occurs in a collection of matter is called thermodynamics. The collection of matter is denoted by the system, and everything outside the system is called as surrounding. होपफुली दिस मच इज क्लियर। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब भी हम स्टडी करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक के सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं जिसमें हम बात करेंगे अभी आगे। तो ये है ना, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफाइंड होती है। हाँ, यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि क्वांटिटी हम वही निकाल सकते हैं जहाँ पर क्वांटिटी फाइनाइट हो, जिसको हम कैलकुलेट कर सके। इनफाइनाइट क्वांटिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमारी सिस्टम, अब हमने बात करी सिस्टम होता है, उसके बाहर की चीज़ें सराउंडिंग होती हैं। तो सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट करती है वो होती है सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जो सिस्टम, ये देखिए, ये सिस्टम है हमारा जिसे हम कलेक्शन ऑफ मैटर, ये पर्टिकुलर सिस्टम है। इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो है सराउंडिंग। सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है वो है सिस्टम बाउंड्री। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, बीकर में पानी है, तो ये जो अंदर का पानी है ये है सिस्टम, बाहर की सराउंडिंग हो गई। और ये जो जार है, जो बीकर है, जो सेपरेट कर रहा है सिस्टम को सराउंडिंग से, दैट इज सिस्टम बाउंड्री। अब हमने बात करी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, है ना। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ये 3 क्लास कौन कौन सी है? एक है क्लोज सिस्टम, एक है ओपन सिस्टम, एक है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होता, ना ही मैटर एक्सचेंज करता है, ना ही हीट एक्सचेंज करती है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, जो थर्मस फ्लास्क होते हैं या फिर जो मिल्टन की बॉटल होती है, अगर हम उसमें चाय रख दें तो बहुत देर बाद भी वो ठंडी नहीं होती, गर्म ही रहती है जितनी गर्म हमने डाली होती है। तो वो एक, मतलब है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो हीट होती है वो एक्सचेंज नहीं करती, ना ही मैटर एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से कोई एक्सचेंज नहीं होता, और जो चाय है वो गर्म की गर्म रहती है। दूसरा सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है, हीट जो होती है वो एक्सचेंज करती है ना, लेकिन जो मैटर होता है वो एक्सचेंज नहीं करता। अगर आप स्टील की बॉटल में, आप नॉर्मल स्टील की बॉटल में चाय रख देंगे तो चाय उतनी रहेगी, लेकिन चाय उतनी ही रहेगी, लेकिन है ना, जो हीट होगी वो ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर बाद में। तो जो हीट है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तीसरा सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। इसमें जो हीट होती है वो तो
एनर्जी तो चेंज होती ही होती है सराउंडिंग के साथ में, लेकिन यहाँ पर जो मैटर होता है वो भी एक्सचेंज होता है। जैसे पानी अगर फर्श पे गिर जाता है तो अगर आप है ना उसे साफ़ ना भी करें तो भी थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, या आप किसी है ना नॉर्मल जग में थोड़ा सा पानी रखें तो कुछ दिन बाद वो एवेपोरेट हो जाता है। तो वहाँ पर मैटर भी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से, और जो हीट होती है वो भी एक्सचेंज करती है। ठीक है, होपफुली दिस मच इज क्लियर। दोबारा देख लेते हैं व्हाट इज क्लोज सिस्टम। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, हाउएवर एनर्जी में ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ऑल्सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फिक्स मास सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा मास होता है वो ट्रांसफर नहीं करता, बस हीट एनर्जी ट्रांसफर करती है। दूसरा सिस्टम हम बात करें तो ओपन सिस्टम की, हेयर द मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री एंड एनर्जी में ऑल्सो ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। The third system is the isolated system. There is no transfer of mass or energy across the system boundary takes place, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता आइसोलेटेड सिस्टम में। अब एग्जाम्पल लें तो जो लिविंग सेल होते हैं वो एक ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। जो हमारी सेल्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की अनफोल्डिंग होती है, वो रिप्रेजेंट करती है क्लोज सिस्टम को। तो अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिससे क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ की बात करूँगी। देखिए, हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है ये ब्रांच है साइंस की जो डील करती है डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी से, है ना। दूसरी हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें हमने देखा स्टडी करते हैं हम एनर्जी चेंज की। तीसरी डेफिनेशन में हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, एनर्जी। तो व्हाट इज़ एनर्जी, क्या होती है एनर्जी। हम 8th 9th से मुझे याद है कि एक ही डेफिनेशन पढ़ते आए हैं एनर्जी की। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। हमारे काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती हैं, मतलब केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लिविंग सिस्टम में करते हैं, इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स जो होते हैं, जब हम बायोलॉजी में हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स में होता है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। अब क्या होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, एक मिनट, हमने बात करी एनर्जी की, ठीक है। अब क्या होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है ना, जो पूरी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, है ना, वो क्या होती है, वो दोनों एनर्जी होती है, मतलब जिसे हम यूज़ कर रहे हैं या जो अनयूज्ड एनर्जी है। जो टोटल एनर्जी होती है वो यूज्ड प्लस अनयूज्ड दोनों एनर्जी को कहते हैं। इसमें से जो यूजेबल एनर्जी होती है ना, जो यूजेबल एनर्जी होती है वो क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है। ये जो यूजेबल एनर्जी होती है ये फ्री एनर्जी होती है ना। और जो अनयूजेबल एनर्जी होती है, जो है ना, मतलब है ना, जो टोटल एनर्जी होती है, ये एक होती है यूजेबल सॉरी ना, एक और बार बता रही हूँ। जो टोटल एनर्जी होती है वो किससे मिलकर बनती है, चाहे हम यूज़ करें चाहे अनयूज़ करें, तो जो सारी एनर्जी होती है इधर यूजेबल और अनयूजेबल, दैट इज़ टोटल एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं, जो टोटल एनर्जी होती है इसी को हम कहते हैं एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी जो होता है उसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी होती है उसमें से जो यूजेबल एनर्जी होती है ना, जो यूजेबल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी फ्री एनर्जी। यूजेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये होती है हमारी जो यूजेबल एनर्जी होती है वो हमारी फ्री एनर्जी होती है। फ्री एनर्जी को हम G से डिनोट करते हैं। तीसरी जो होती है वो होती है अनयूजेबल एनर्जी, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है ना, जो सिस्टम में लॉस हो जाती है, इसको हम डिनोट करते हैं S से, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी जब हमने बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा था। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं,
ठीक है। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर भी एनर्जी की बात आएगी। जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो एनर्जी है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन मे कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, है ना। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो होती है ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये जो लॉ होता है वो लिविंग सेल्स पर भी अप्लाई होता है ना। सेल्स पर, ऑर्गेनेल्स पर, इंडिविजुअल की केमिकल रिएक्शंस पर, हमारी मेटाबॉलिज्म पर, इन सब पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मतलब है ना वो फॉलो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो एनर्जी पहले जैसी थी वो जो एनर्जी पहले जैसी थी वो एनर्जी बाद में भी वैसी ही होगी। उसका एक्सचेंज हो सकता है बट उसका क्रिएशन और डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी बनाते हैं। जो हम लोग फूड खाते हैं तो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फिर जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका डिग्रेडेशन या क्रिएशन नहीं होता। अब अलग अलग फॉर्म की एनर्जी होती है। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इंडिकेट करता है कि एक मूवमेंट पर, है ना, जो सेल होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी की एनर्जी को क्या करता है? पजेस करता है। अब जो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो अगर हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन के बॉन्ड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड्स होते हैं, उनके बीच वो जो होते हैं एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उनको लिंक करके रखती है। अगर कोई एनर्जी नहीं होगी तो वो लिंक नहीं रह पाएंगे, है ना। जैसे कि है ना, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है ना। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में मूव करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमारी बॉडी में होती है जो कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमारा एटीपी का फॉर्मेशन करती है ना। एटीपी जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं तो क्या फॉर्म करवाते हैं? एटीपी का जनरेशन करवाते हैं। तीसरी एनर्जी, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या करती है? सेल्स को दूसरी एनर्जी देने का काम करती है, केमिकल एनर्जी देने का काम करती है। तीसरी एनर्जी है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, अब क्या होता है हमारी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। फिर जो फ्री एनर्जी होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो ये सारी जो एनर्जीज होती हैं हमारी बॉडी में वो भी काम करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन क्या होता है? उनका जनरेशन ही, हम बोलते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ मतलब एनर्जी का जनरेशन हुआ, नहीं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटीपी फॉर्म हुई लेकिन उसका जनरेशन नहीं हुआ। एनर्जी कांस्टेंट होती है सिस्टम के अंदर, उसका जनरेशन नहीं होता, है ना। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यही पहला लॉ कहना चाह रहा है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, ये जो एनर्जीज हैं जिसकी हमने बात करी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इंटर कन्वर्टेड है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मे बी इंटर कन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द सेल्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी बट द सेल कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। सेल क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता एनर्जी को। अब इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। उसको मैंने क्यों नहीं देखा उसका रीज़न मैं अभी बताती हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, ये कहता है कि जो एनर्जी होती है वो क्रिएट नहीं हो सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर आप ऐसे समझें कि जो एनर्जी है, जैसे मान लीजिए चाय है ना, आपने एक स्टील की बोतल में रख दी, है ना। तो गर्म चाय को अगर आप रखेंगे तो वो ठंडी ही होगी, वो कूल होगी,
है ना, वो गर्म नहीं होगी। ये याद रखना, गर्म चाय को जब रखेंगे उसका रीज़न क्या होता है कि जो हीट फ्लो होता है वो गर्म से ठंडे की तरफ होता है। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि उल्टा हो जाए, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो तब भी होगा। बाहर की ठंड से अंदर की चाय गर्म ना हो, बल्कि अंदर की चाय गर्म चाय से बाहर सराउंडिंग ठंडा हो जाए, वो गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए इस बात में थोड़ा सा साइंटिस्ट को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मतलब ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक टर्म निकाला, डिसऑर्डर, या जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो उसने कहा कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस रहती है, बनी रहती है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस डिसऑर्डरनेस को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डिसऑर्डरनेस को उन्होंने नाम दिया एंट्रोपी, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। ठीक है। तो कुछ केसेस में जहाँ पर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है ना, या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वहाँ पर जो टोटल एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, सिस्टम जितना सॉलिड होगा उतना ही कम एंट्रोपी होगी। अब ये जो सिस्टम है ये एकदम अरेंज है, इसमें क्या ही डिसऑर्डरनेस होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको डिसऑर्डरनेस दिख रही है ना। जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो लिक्विड जो होता है वो वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस में एंट्रोपी उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। हम रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस को मेज़र करते हैं। जो गैसेस होती हैं उनकी हाई एंट्रोपी होती है लिक्विड से, और जो लिक्विड होती हैं उनकी हाई एंट्रोपी होती है सॉलिड से। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। हम एंट्रोपी को मैथमेटिकली मेज़र करते हैं, है ना। एक तो क्वांटिटेटिवली कर मतलब है ना, क्वांटिटी हम निकालते हैं। तो जब हम एंट्रोपी को देखते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये देखिए। हाँ, एंट्रोपी, अगर हम एंथैल्पी, एंट्रोपी या फ्री एनर्जी की बात करें तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, हम इन तीनों को एक साथ मेज़र मतलब है ना वैसे मेज़र नहीं कर सकते कि नॉर्मल हम एनर्जी या एंथैल्पी को मेज़र कर रहे हैं। हम हमेशा इनके चेंजेस को मेज़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? मतलब हम फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं और उनके डिफरेंस के बेसिस पर हम इनकी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों स्टेट फंक्शन होते हैं, इसलिए हम कभी भी एंट्रोपी, एंथैल्पी इनको डायरेक्ट मेज़र नहीं करते, हम हमेशा इनके चेंजेस को मेज़र करते हैं। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट अब्जॉर्ब होती है। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एक मेज़र है जहाँ पर हीट कंटेंट जो होता है वो चेंज होता है। तो हमने एंथैल्पी की बात करी थी जब हमने एनर्जी के बारे में बताया था कि एनर्जी क्या होती है, काम करने की क्षमता। टोटल एनर्जी क्या होती है, जिसमें हम यूजेबल अनयूजेबल एनर्जी जो होती है उन दोनों को मिलाकर टोटल एनर्जी कहते हैं, और इसको ही हम एंथैल्पी भी कहते हैं। एंथैल्पी चेंज क्या होता है? ये मेजर होता है ऑफ द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंपेयर टू द प्रोडक्ट, है ना। जो हीट कंटेंट होता है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, इसके चेंज को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं और इसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट बना होगा उसका जो हीट कंटेंट होगा और जो रिएक्टेंट का हीट कंटेंट होगा उसको उसके चेंज को हम मेज़र कर लेंगे, दैट इज़ द चेंज, एंथैल्पी चेंज, है ना। अब हमने बात करी एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम में जो भी डिसऑर्डरनेस होती है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती है, अब एंट्रोपी को तो हम मेज़र नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एंट्रोपी चेंज को मेज़र करते हैं। तो सॉरी, तो जो एंट्रोपी होती है ये रिप्रेजेंट कर, एंट्रोपी चेंज होता है, रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंट्रोपी मैक्सिमम तब होती है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, और जब रिएक्शंस बायोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करें तो वहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज होता है वो हमेशा डिक्रीज़ होता है। नॉर्मल सिस्टम में इंक्रीज़ होता है लेकिन बायोलॉजिकल रिएक्शंस में वो डिक्रीज़ होता है।
एक रिलेशन है फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में, जिसको हम मेज़र करते हैं एज द डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको ये ए दिख रहा होगा क्योंकि इसमें डेल्टा का साइन नहीं था, इसलिए मुझे ए लिखना पड़ा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डेल्टा जी, जी क्या होता है हमारा, फ्री एनर्जी होता है। एच क्या होता है हमारा, एंथैल्पी होता है। एस क्या होता है हमारा, एंट्रोपी होता है। और टी क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। So the relationship between the free energy and enthalpy and entropy is given by delta G is equals to delta H minus T delta S, जहाँ पर T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसे हम मेज़र करते हैं केल्विन में। अब एक टर्म आता है, यहाँ पर हमने फ्री एनर्जी देखा है ना। एक आपको याद होगा जिसने बायो एनर्जेटिक्स वाला लेक्चर देखा है उसको अच्छे से पता होगा, मैंने आपको फ्री एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एक मिनट में एक और बार बता देती हूँ। तो फ्री एनर्जी क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो अवेलेबल होती है काम करने के लिए, जिसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। जी से डिनोट करते हैं, यूटिलाइजेबल एनर्जी होती है। अब एनर्जी को तो, फ्री एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके चेंज को मेज़र करते हैं। तो जो एनर्जी चेंज होता है, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता जाता है इनिशियल स्टेज से इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है बिना टेम्परेचर और प्रेशर चेंज के, तो उसको हम फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। एक होता है डेल्टा जी नॉट। ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है। जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम फ्री एनर्जी चेंज को मेज़र करते हैं, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर एट pH 7.0 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसको हम डेल्टा जी नॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने उस लेक्चर में ये सब बातें करी थी। हमने ये भी देखा था जो एंथैल्पी होता है वो हम हीट चेंज जो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, उसकी हम बात करते हैं। ये रिलेशन भी मैंने जो आपको बताया। अब ये देखिए, अब जो डेल्टा जी है यानी कि जो फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी चेंज है, उसके बीच में भी एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो ए क्या हुआ हमारा, रिएक्टेंट हुआ। बी क्या हुआ हमारा, प्रोडक्ट हुआ। तो जब ए से बी बनेगा तो हम फ्री एनर्जी निकालेंगे, तो फ्री एनर्जी क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस आर टी। आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। टी क्या है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एल एन क्या है हमारा, नेचुरल लॉगरिथम। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इससे हमारा फ्री एनर्जी हम डिराइव करते हैं। फिर हम एक टर्म एक मेज़रमेंट निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी रिएक्टेंट से, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है सी और डी का, है ना, उसकी कंसंट्रेशन को हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने डेल्टा जी नॉट देखा था उसको हम इसकी हेल्प से मेज़र करते हैं। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आ जाएगी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आ जाएगी तो हम फ्री एनर्जी को डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, अब फ्री एनर्जी को हम डिराइव कर लेंगे तो हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा था, देखिए डेल्टा जी है ना इज इक्वल्स टू क्या देखा हमने, जी नॉट, एक मिनट, ये देखिए, ये डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक रिलेशन हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, सॉरी। हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी चाहिए। डेल्टा जी की क्वांटिटी हमने क्या निकाल दी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है,
ये हमने निकाला। तो जब हम एंथैल्पी एंट्रोपी को तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास फ्री एनर्जी होगी, है ना। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी नॉट चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अगर हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेज़र कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, फ्री एनर्जी निकल आएगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा 1 मिनट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एंट्रोपी को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। हम डेल्टा एस निकालने के लिए हमें फ्री एनर्जी भी चाहिए, हमें एंथैल्पी भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए, एंट्रोपी भी चाहिए, है ना। तो एंट्रोपी हमारी निकल आएगी, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो ये एक क्वांटिटेटिव मेज़र है। यहाँ पर ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो इसकी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए है। हम एंट्रोपी को भी मेज़र कर सकते हैं, हम एंथैल्पी को भी मेज़र कर सकते हैं, और हम फ्री एनर्जी को भी मेज़र करते हैं। यही थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जो क्वांटिटेटिव इंडेक्स है हम उसको मेज़र करें, ये जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब जब हमने एंट्रोपी देखा तो एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा डिसऑर्डरनेस, है ना। जितनी ज़्यादा कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते, उसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा रिएक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। तो जितना ज़्यादा हम काम करते हैं उतना ही ज़्यादा हम थकते हैं, है ना। और फ्री एनर्जी क्या होता है, जो इस एंट्रोपी को मेंटेन करता है, इसको कम करता है। फ्री एनर्जी को अगर हम एग्जांपल लें, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना, या फिर सन से एनर्जी हो गई। प्लांट सन से एनर्जी कर लेते हैं, है ना, अपना फूड बनाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं और एंट्रोपी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब एंट्रोपी जो हाई ऑर्डर्ड सॉलिड है वहाँ पर कम प्रोबेबिलिटी होती है एंट्रोपी की, लेकिन जो डिसऑर्डर्ड लिक्विड होता है वहाँ पर ज़्यादा एंट्रोपी होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं, होपफुली ये कैलकुलेटिव मेजर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट लॉ है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन तभी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये एक थर्मोडायनेमिक लॉ है। तो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसे हम जीरोथ लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर जो एंट्रोपी होती है ऑफ द परफेक्ट क्रिस्टल, जो क्रिस्टल यानी कि सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो ज़ीरो होती है। जो टेम्परेचर होता है उसका जब एब्सोल्यूट ज़ीरो पर हो, तो जो एंट्रोपी होती है परफेक्ट क्रिस्टल की वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। अगर हम क्वांटिटेटिव एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात करें तो वो हम कैसे मेज़र करते हैं, एंट्रोपी को हम कैसे मेज़र करते हैं, एस से, है ना। एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो, है ना, CP/DLNT, है ना। ये फॉर्मूला होता है जब एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हमें मेज़र करना होता है। यहाँ पर जो CP है वो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। और ये LN हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, और T क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। CP क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं DH/dt से। तो heat capacity is the amount of heat of 1 mole of it can store as the temperature of that substance is raised by 1 डिग्री, यानी कि वो अमाउंट हीट का जब हम उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखें तो वो सिर्फ 1 डिग्री बढ़े, है ना, उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या गलती हो गई, सो दैट मैं उसको ठीक कर सकूँ। थैंक यू सो मच।